पिछले 6 सालों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से इंडियन आर्मी को जितना फॉल्टी अम्यूनिशन सप्लाई किया गया है उसकी कीमत में इंडियन आर्मी 100 से ज़्यादा नए आर्टिलरी गन्स को खरीद सकता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अभी चाइना लद्दाख को भी भारत का हिस्सा मानने से इनकार करने लगा है। HAL की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के 300 यूनिट को बनाया जा चुका है। एमका प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक बोर्ड में डेवलप किया जा रहा है और इसकी इंजन को बनाने के लिए फ्रांस की तरफ से 100% तक टेक्नोलॉजी को भारत को देने का वादा किया गया है। भारत की तरफ से अभी अपने हेरॉन ड्रोन्स को किस वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक से इक्विप करने का फैसला किया गया है और इंडियन आर्मी अभी किस वजह से इमरजेंसी बेसिस पर HAL की अंडर डेवलपमेंट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट खराब क्वालिटी के अम्यूनिशन को लेके है। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि पिछले 6 सालों के अंदर इंडियन आर्मी ने जितना भी खराब क्वालिटी के अम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदा है उतने पैसे में इंडियन आर्मी चाहे तो 100 से ज्यादा नए मीडियम रेंज की आर्टिलरी गन को खरीद सकता है। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए अम्यूनिशन के साथ काफी सारे इशू सामने आते हैं और इसी वजह से कई बार हमारे आर्टिलरी गन के बैरल फट जाते हैं और हाल ही में ही ATGS का भी बैरल फटा था जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कंप्लीट रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिपोर्ट को सबमिट किया गया है जिसे इंडियन आर्मी की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से दिया गया है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों के अंदर यानी कि 2014 से 2020 के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदे गए एमुनिशन में से जितना एमुनिशन खराब निकला है उनकी प्राइस लगभग 960 करोड़ से भी ज्यादा है और इंडियन आर्मी के मुताबिक इतने प्राइस में हम आराम से 100 से ज्यादा मीडियम रेंज की 155 mm की आर्टिलरी गन को खरीद सकते हैं। सिर्फ आर्टिलरी सेल ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 23 mm की एयर डिफेंस गन की एमुनिशन, असॉल्ट राइफल की एमुनिशन और टैंक्स में इस्तेमाल हो रहे एमुनिशन की क्वालिटी को लेकर भी चिंता जताया गया है। आर्मी का कहना है कि ये सब अभी पुअर क्वालिटी की प्रोडक्शन की वजह से हो रहे हैं और इसी की वजह से बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमें फाइनेंशियल लॉसेस के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी हो रहा है। अब 2014 से अभी तक खराब एमुनिशन की वजह से 403 एक्सीडेंट का सामना किया जा चुका है। हालांकि 2014 से हर साल धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। 2014 में 114 इंसिडेंट सामने आए थे, 2017 में 52, 2018 में 78, 2019 में बस 16 और इस साल की बात करें तो अभी तक ऐसे 13 एक्सीडेंट का सामना हम कर चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर है कि इस साल हमने कोई भी ह्यूमन लॉस का सामना नहीं किया है, पर 2014 से अभी तक खराब एमुनिशन की वजह से 27 मिलिट्री पर्सनल की जान जा चुकी है और इसी की वजह से इंडियन आर्मी के 159 पर्सनल बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। अभी ATGS का बैरल फटने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसकी इनिशियल रिपोर्ट में भी खराब एमुनिशन का जिक्र किया गया है और मैक्सिमम चांसेस यही है कि ATGS की बैरल फटने के पीछे फल्टी एमुनिशन ही हो सकते हैं और अब इसकी रिपोर्ट को 10 दिन के अंदर ही डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट करने के लिए कहा गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। अब भारत और चाइना को लेके अभी काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ लद्दाख के बारे में बात करने वाले क्योंकि इसी इलाके में अभी भारत और चाइना के बीच काफ़ी सारा तनाव चल रहा है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि फिंगर एरिया में भी चाइना की तरफ से काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, जबकि अभी भारत की तरफ से भी फुल स्पीड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है क्योंकि अभी पूरे विंटर में हमारे ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय होने वाले और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से आपत्ति जताई गई है और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन वांग वेबिन ने बताया है कि अभी भारत की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है वो सब इलीगल है क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है और इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते थे और इसको अपना बताते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे लद्दाख में भी भारत की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इलीगल बता रहे हैं और लद्दाख को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। और अभी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन वांग वेबिन ने बताया कि भारत की सो कॉल्ड लद्दाख को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब अगर इनकी स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो वो इनडायरेक्टली लद्दाख को भी अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इनके नाम इतने घटिया होते हैं कि इसको सही से बोलने के लिए नाक को बंद करना पड़ता है। वैसे बर्तन फेंक के भी काम चला जा सकता है, लेकिन अभी मेरे आसपास कोई बर्तन नहीं है और सच बताए तो ये लोग अभी अपनी हद को पार करने लगे हैं। इसको देखने के बाद और इनकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद अंतर आत्मा से आवाज आ रही है कि इन चीनियों को पकड़ के इंसान की मुंडी के अलावा जहां जहां भी छेद है, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी छेद है उसमें हार्पिक डाल के इनको उल्टा लटका देना चाहिए और तब तक लटका देना चाहिए जब तक गूगल मैप में ये लोग लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को ढूंढ नहीं पाते हैं।
वहीं पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी 1959 की लाइन को क्लेम कर रहा है और अभी वो इसी वजह से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी 1993 में, 1996 में, 2003 में और 2005 में भी भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट को साइन किए गए थे, तब चाइना की तरफ से करंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉर्डर के तौर पर स्वीकार किया गया था। लेकिन अभी वो इसको स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं और वो अभी वापस 1959 की क्लेम को कर रहे हैं, जिसको भारत की तरफ से यहाँ पे सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम अभी 4 लाख सब्सक्राइबर से बहुत ही करीब हैं। मुझे पता है कि हमारे रेगुलर व्यूअर में से 52% ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हो सकता है न्यूज़ फीड में वीडियो आता होगा तो वो रोज़ देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज फाइनली सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और मेरे हिसाब से अगर हमारे रेगुलर व्यूअर में से सभी लोग आज सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम कल शाम से पहले ही 4 लाख सब्सक्राइबर मार्क को पार कर जाएंगे। और जो लोग भी आज सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट HAL की तरफ से। HAL की तरफ से अभी एक डोनर एयरक्राफ्ट को मालदीव्स को डिलीवर किया गया है। वैसे एयरक्राफ्ट हमारी सरकार की तरफ से मालदीव्स को गिफ्ट के तौर पर देने का वादा किया गया था, जिसे अभी HAL की तरफ से पूरा कर दिया गया है। इसके बारे में ट्वीट करते हुए मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट को भी मालदीव्स को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट किया गया है और इसको आगे चल के वो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, पेट्रोलिंग या फिर कॉम्बैट मिशन में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे 2 साल पहले जब मालदीव्स में अब्दुल्ला यमीन की सरकार चल रही थी तो वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे और यहाँ तक कि भारत की तरफ से गिफ्ट किए गए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी वापस करने वाले थे, जिस वजह से भारत के साथ उस वक्त मालदीव्स के रिलेशन काफी खराब होने लगे थे। लेकिन उसके बाद मालदीव की सरकार बदलने के साथ साथ भारत और मालदीव्स के रिलेशन काफी हद तक बेहतर बन चुके हैं। और ध्रुव हेलीकॉप्टर से याद है, अभी HAL की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर की 300 यूनिट को बनाया जा चुका है। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को अगस्त 1992 में कंडक्ट किया गया था और अभी इसके मार्क 1 वेरिएंट से लेके मार्क 4 वेरिएंट तक बनाए जाते हैं। अभी हमारे तीनों सेनाओं के लिए भी 73 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए HAL के साथ एक डील को साइन किया गया है, जिसकी डिलीवरी शेड्यूल के मुताबिक ही चल रही है। इन 73 में से अभी 41 इंडियन आर्मी, 16 नेवी और 16 इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें से 38 यूनिट को अभी पहले से HAL की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है और उनकी पूरी डिलीवरी 2022 तक कंप्लीट होने वाली है। ये हेलीकॉप्टर अभी तक 2.8 लाख फ्लाइंग आवर को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इनकी सर्विस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी है। और इसी दौरान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और इसकी पहली LSP यूनिट की ग्राउंड ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है। अगला अपडेट एमका प्रोजेक्ट को लेके है। एमका प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही अच्छी खबर है। चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सबसे ज्यादा जोर हमारी इंडिजिनस एमका फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर दिया जा रहा है। एमका प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो इंजन इशू था और हमारे पास अभी कोई भी ऐसा इंजन मौजूद नहीं था जो कि इसको पावर कर सकता है। अभी काम चलाने के लिए इसकी इनिशियल यूनिट्स में जनरल इलेक्ट्रिक्स की 4N4 इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी DRDO फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर एक 110 किलोटन क्लास की नए इंजन को बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है और अभी से ही नए इंजन कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने का काम किया जा रहा है। इसे बस 7 साल के अंदर ही ऑपरेशनल किया जा सकता है और नए इंजन कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। इतनी जल्दी एक नए इंजन फैसिलिटी को सेटअप करके उसको ऑपरेशनल कर पाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सफरान है, क्योंकि सफरान यहाँ पर DRDO के साथ उसकी इंजन की सारी टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाला है और इसी वजह से 7 साल के अंदर इस नए इंजन को बनाया जा सकता है। जब से क्याग की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि सफरान और बाकी सारे फ्रेंच कंपनियों की तरफ से अभी तक भारत के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया जा रहा है, उसके बाद ये धीरे धीरे पेस पकड़ने लगा था और अभी DRDO इसी के साथ कावेरी इंजन को भी दोबारा रिवाइव कर सकता है, क्योंकि एक बार DRDO के पास इंजन की कोर टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके बाद ये खुद की इंजन को भी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर एमका प्रोजेक्ट को अभी फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और 2025 से पहले ही एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2025 तक सफरान और DRDO की इंजन तैयार नहीं हो सकता है, तो इसी दौरान इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स की 4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब एमका की सीरीज प्रोडक्शन शुरू की जाएगी तो तब इसमें हमारी इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट भारत की ड्रोन फ्लीट को लेके है। ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत अभी यूनाइटेड स्टेट से प्रेडेटर या MQ-9 ड्रोन्स को खरीदने वाला है, साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स को भी अपग्रेड करने वाला है ताकि ये सर्वेलेंस के अलावा स्ट्राइक भी कर सके या फिर अलग अलग तरह की एयर टू ग्राउंड वेपन को कैरी कर सके।
इसी दौरान डीआरडीओ की तरफ सभी शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल ड्रोन्स के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि स्पेशली चाइना के खिलाफ काफी कारगर साबित होने वाले हैं। और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की साउथ ब्लॉक की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स से अभी प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के साथ साथ अभी भारत की तरफ से यूएस को हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है। MQ-9B ड्रोन की बात करें तो ये अपने साथ एक ही बार में 2.5 टन तक की पेलोड को ले जा सकता है और लगातार 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं पर हेरॉन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स में कन्वर्ट करने के साथ साथ भारत इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड करने वाला है, क्योंकि अभी इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक मौजूद नहीं है, जिस वजह से इनको लॉन्गर मिशन में डिप्लॉय करने में थोड़े दिक्कत सामने आते हैं। यानी कि अगर किसी हेरॉन ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन से ज़्यादा दूर भेजा जाता है तो ऐसे में वो सही तरीके से डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इसके लिए बीच में एक और हेरॉन ड्रोन को ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि एक ब्रिज के तौर पर काम करता है और पहले ड्रोन से डाटा को लेकर ग्राउंड स्टेशन को ट्रांसफर करता है। लेकिन सैटेलाइट लिंक होने के बाद ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी और अभी हेरॉन ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज की मिशन में इसी वजह से डिप्लॉय करने में थोड़े दिक्कत सामने आते हैं, क्योंकि इनके साथ लिंक कट जाने का खतरा बना रहता है। जबकि सैटेलाइट लिंक होने के बाद हम हेरॉन ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज का फुल इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से अभी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल इशू को लेकर चिंता जताया गया है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स की अभी टेक्निकल लाइफ पूरा होने वाला और 2023 तक ही धीरे धीरे रिटायर होने वाले हैं। इनमें से कुछ हेलीकॉप्टर्स अभी 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और पिछले 15 सालों से इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से डिमांड भी किया जा रहा है। एयरफोर्स और नेवी के पास अभी ऐसे करीब 187 और 205 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और इनको अभी सियाचिन में भी लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी ये पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इनकी क्रैश रेट धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं पर कुल मिलाकर हमारे तीनों सेनाओं में अभी 483 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत है और एक टेंडर अभी पिछले 15 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनमें से एक टेंडर 200 कामोव TU-260 हेलीकॉप्टर का भी है, जो कि 2015 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और अगर इनको अभी भी फाइनल किया जाता है तो इनकी प्रोडक्शन शुरू होने में 1 से 2 साल का वक्त लगने वाला है, जिस वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है कि कम से कम इनिशियल दौर में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए HAL के साथ फास्ट ट्रैक मोड में किसी डील को साइन करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें HAL की अंडर डेवलपमेंट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से खरीदने के लिए कहा गया है और ये हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।